एमनियोसेंटेसिस पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ। जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है तो वह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये जो पर्पल कलर का फ्लूइड दिख रहा है इसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, कि अगर मदर को कोई झटका लग गया, वो गिर जाए, जब वो चल फिर रही है तो बच्चे को जो है वो डैमेज ना हो। तो ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, इसको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी होता है, दैट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट आल्सो, कि बीरिंग एंड टीयरिंग ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं एमनियोसेंटेसिस। द वर्ड एमनियोसेंटेसिस लिटरली मीन पंक्चरिंग ऑफ द एमनियन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एमनियन है उसे पंक्चर किया जाता है। मतलब एक सिरिंज ली जाती है, उसमें डाली जाती है ताकि फ्लूइड निकाल सके। द थिन वॉल सैक ऑफ फ्लूइड the thin wall sac of fluid which are developing fetus is suspended during pregnancy. Amniocentesis is a procedure in which amniotic fluid is removed from the uterus for testing or treatment. तो कहता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें माँ के गर्भ से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? टेस्टिंग के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इज द फ्लूइड दैट surrounds and protect a baby during pregnancy. This fluid contains fetal cell and various protein. तो इस फ्लूइड में क्या, इसमें क्या होता है? फीटल सेल और वेरियस प्रोटीन होते हैं इस फ्लूइड में। एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन फॉर वेरियस रीजन। एमनियोसेंटेसिस जो है डिफरेंट रीजन के लिए किया जाता है। सबसे पहले जेनेटिक टेस्टिंग। तो जेनेटिक टेस्टिंग मतलब कि हम उसमें स्टडी करते हैं कि कहीं बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, कोई डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या कुछ भी। तो इसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर पूरे होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की डिलीशन डुप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देन फीटल लंग टेस्टिंग। तो फीटल लंग टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ कि फीटल लंग मैच्योरिटी टेस्टिंग इन्वॉल्व टेकिंग a sample of amniotic fluid and testing it to determine whether the baby lungs are mature enough for birth, कि जो बच्चे के लंग्स है वो प्रॉपर ग्रो हो चुके हैं सांस लेने के लिए या नहीं। फिर डायग्नोसिस ऑफ फीटल इन्फेक्शन, कि फ्लूइड के जरिए हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में किसी टाइप की भी कोई इन्फेक्शन या इलनेस तो नहीं है। तो इस प्रोसीजर को भी इवेलुएट किया जाता है सिवियरिटी ऑफ अनीमिया, अनीमिया देखने के लिए। बेबी हु हैव आरएच सेंसिटाइजेशन, ठीक, ये ने 11th में पढ़ा था आरएच फैक्टर क्या होता है। और कोई अनकॉमन कंडीशन जिसमें मदर का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा हो एंटीबॉडी, ठीक है, बच्चे के अगेंस्ट। ट्रीटमेंट के लिए एमनियोसेंटेसिस के क्या उपयोग किया जा सकता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अकुमुलेट कर लेती है काफी ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस कंडीशन को बोलते हैं पॉली हाइड्रोएमनियोस, ठीक है, तो उस वक्त एमनियोसेंटेसिस किया जाता है ताकि वो एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो बाहर निकाल ले। एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है एमनियोसेंटेसिस करने के लिए वो है पैटर्निटी टेस्टिंग, कि पता करने के लिए कि ये जो बच्चा है इसका लीगल फादर कौन है। अब प्रोसीजर, इस प्रोसेस में क्या होता है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर, द ऑब्स्टेशियन इंसर्ट, ऑब्स्टेशियन होता है जो फीमेल मतलब गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो इंसर्ट ए वेरी फाइन नीडल, वो एक बड़ी पतली सी नीडल को इंसर्ट करता है इनटू द वुमेन एब्डोमेन, इनटू द यूट्रस एंड एमनियोटिक सैक and withdraw approximately 1 ounce of amniotic fluid for testing. इसमें कुछ ज़्यादा पेन नहीं होती, ठीक है। परफॉर्म ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस समटाइम यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया, कभी कभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा एनेस्थीसिया दे दिया जाता है कि फीमेल अनकंफर्टेबल नहीं फील करे।
क्योंकि हमें पता है कि हमने इंजेक्शन से ब्लड बॉडी के अंदर से फ्लूइड निकालना है, तो चांसेस होते हैं कि कहीं वो बच्चे को ना सुई चुभ जाए, वहां से कोई डैमेज ना कर दे। तो ये सुई होती है इंजेक्शन वाली, उसे गाइड किया जाता है बाय अल्ट्रासाउंड। तो देखिए यहाँ पे ये हैंड दिखा रहा है, तो ये हैंड से क्या कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, बच्चे की लोकेशन देख रहा है कि कहीं बच्चे की बॉडी उधर तो नहीं जहाँ से इंजेक्शन लगाया जा रहा है। द फिजिशियन यूज अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने भी बताया कि वो अल्ट्रासाउंड यूज करेगा टू गाइड नीडल एंड प्लेसमेंट एंड कलेक्ट सैंपल, देयर बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फीटल इंजरी। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। एंड द नीड फॉर रिपीटेड नीडल इंसर्शन, वंस द सैंपल इज कलेक्टेड, एक बार सैंपल कलेक्ट कर लिया गया, द वुमेन कैन रिटर्न होम आफ्टर ए ब्रीफ ऑब्जर्वेशन पीरियड। ठीक है, शी मे बी इंस्ट्रक्टेड टू रेस्ट फॉर फर्स्ट 24 आवर, तो उसे पहले 24 घंटे के लिए बोला जाता है कि रेस्ट करे। एंड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, 2-3 दिन के लिए हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड किया जाता है। द सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सेंट टू लेबोरेटरी, तो सैंपल जो लिया हुआ है उसे लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ठीक, फ्लूइड को आइसोलेट किया जाता है, उसे ग्रो किया जाता है ताकि इनफ जेनेटिक मटेरियल बन जाए। ठीक, और ये जो प्रोसेस है ये कोई 7 से 14 दिन लगता है। द मटेरियल देन एक्सट्रैक्टेड, मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्रीटेड सो दैट विजुअल एग्जामिनेशन कर सके किसी भी डिफेक्ट के लिए। फॉर सम डिसऑर्डर लाइक टेस्ट एग हो गया या अदर हो गया, तो एमनियोटिक फ्लूइड इज इनफ टू कंफर्म ए डायग्नोसिस। कास्ट जो उसकी प्रोसीजर की होती है वो वेरी करती है फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, लैब कौन सी है। ठीक है, मोस्ट इंश्योर प्रोवाइड कवरेज फॉर वुमेन ओवर 35, मोस्टली ये वुमेन जो है वो 35 साल की उम्र से जो ज्यादा होती है उनके लिए ये किया जाता है। ठीक, आजकल जो है एमनियोसेंटोसिस की जगह सीवीएस यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं क्रोनिक विलेज सैंपलिंग प्रोसीजर को यूज किया जाता है। अब रिस्क इन्वॉल्व इन एमनियोसेंटोसिस, कौन कौन से रिस्क होते हैं एमनियोसेंटोसिस में। अगर प्रॉपर नीडल की गाइडेंस नहीं हुई तो मिसकैरेज हो सकता है, इंजरी का जो है वो रिस्क हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, लीकेज हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। ठीक, दो पैटर्न लेबर भी हो सकता है। इंजरी जैसे अभी बता दी है, बेबी के ऊपर इंजरी होने के चांसेस जो है वो रहते हैं, और मिसकैरेज भी हो सकता है, ऑल्दो चांसेस जो है वो बड़े कम है। अब miscarriage might result from bleeding from the baby if one of the vessel of the baby is cut by the needle। तो ये रहता है कि बेबी के ऊपर अगर कोई कट लग गया तो फिर जो है वो मतलब रिस्क फैक्टर है वो उसके लिए, कि अगर कट लग गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन क्लीन द स्किन वेरी केयरफुली बिफोर इंसर्टिंग द नीडल। केयर क्या की जाती है आफ्टर एमनिसेंटोसिस, एमनिसेंटोसिस के बाद की क्या केयर की जाती है कि नो लिफ्टिंग किट और ग्रोसरी, कि कोई माँ जो है बच्चे को नहीं उठाएगी, ना कोई ग्रोसरी उठाएगी, कोई एरोबिक क्लासेस नहीं अटेंड करेगी, जॉगिंग नहीं करेगी, इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए उसे, और ना ही कोई स्ट्रीनियस एक्टिविटी उसे करने दी जाती है। बाय द नेक्स्ट डे वन कैन गेट बैक टू द नॉर्मल शेड्यूल, 24 घंटे के बाद अपने नॉर्मल शेड्यूल में जा सकती है अगर उसमें कोई अनयूजुअल क्रैम्प वगैरह, ब्लीडिंग, लीकेज जो है, ठीक है, चिल फीवर, अगर ये चीजें नहीं हुई, अगर ऐसी चीजें की परेशानी होती है तो उसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। अब बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस जो है वो बेसिकली इंडिया में बैन है, और कब से, इन 1994 अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। दिस वाज बिकॉज एमनियोसेंटोसिस कुड रिवील द सेक्स ऑफ द फीटस, वो इसीलिए क्योंकि एमनियोसेंटोसिस टेक्निक से जो कि हम क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल सकता है कि वो जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। तो मोस्टली क्या होता है, इस टेक्निक की वजह से अगर किसी पेरेंट्स को पता चल जाए कि वो फीमेल है तो उसका अबॉर्शन कर सकते हैं। तो इस चीज को इग्नोर करने के लिए एमनियोसेंटोसिस टेक्निक को मोस्टली जो है वो बैंड ही रखा होता है, और इंडिया में तो ये लीगल है भी नहीं है। ये इंडिया में इस अगर ये टेस्ट करवाया जाता है एमनियोसेंटोसिस के लिए तो वो कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाता, वो एबनॉर्मलिटी को स्टडी करने के लिए किया जाता है। कोई भी लैब जो है वो एमनियोसेंटोसिस की टेक्निक के तहत आपको नहीं बताएगी कि बच्चे का कौन सा जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है। ठीक, क्योंकि कुछ लैब जो है वो इसका मिस यूज करती थी, तो डेट इज वाई इंडिया ने इसे बैन किया हुआ था। तो इसके एडवांटेजेस एमनियोसेंटोसिस के क्या है, बेसिकली हमें अगर किसी बच्चे की एबनॉर्मलिटी है तो हमें टाइम से पहले पता चल जाता है, और वुमेन के ऊपर छोड़ा जाता है भी अपने बच्चे को जन्म देना है क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है, जैसे अबॉर्ट करना है। और लीगली अगर बच्चा एबनॉर्मल है तो वो
अभी जैसे हमने थोड़े दिन पहले भी टॉपिक पढ़ा, जो पढ़ा था हमने, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें बताया था कि 9 से 10 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी होगी हो तो दवाई से, और अगर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी हो तो मेडिकल प्रोसीजर से बच्चा अबॉर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बच्चा जो नॉर्मलिटी है और बच्चा जो वो रिस्क फैक्टर है फॉर द मदर, ऐसी कंडीशन में। होपफुली आपको समझ चल गई होगी। थैंक यू।